हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं बिहार भूगोल के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। दोस्तों, इससे पहले हम ये 2 वीडियो बिहार भूगोल पर ऑलरेडी बना दिया हूँ। दोस्तों, आज मेरा जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन चलेगा, जल संसाधन एवं प्रवाह तंत्र के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आज स्टार्ट होगा। तो दोस्तों आइए। दोस्तों, अगर ये वीडियो सब अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक लगा हुआ है, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। भारत में विश्व जल संसाधनों का लगभग कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, ये 10% जो है पाया जाता है। इसमें देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी के जल उपयोगिता बिहार में सबसे अधिक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाए गंगा नदी का। दोस्तों, आपको बता दें, हमारे बिहार जो है, बिहार के बीचों बीच मैप को जो चीरते हुए गंगा नदी जो है प्रभावित होती है। अब पश्चिम बंगाल में ये प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, तो ये जो गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में बांटती है। तो आइए दोस्तों, इसी में जो है हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में जल संसाधन के स्रोत हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाए, देखिए, नदियाँ भी, प्रवाह तंत्र, कुआं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सभी। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये देखिए, 2 जो प्रवाह जो प्रणाली में मतलब जो बांटा जाता है। इसमें देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सोन नदी जो है हिमालय से नहीं निकलती है। बाद में कि गंडक, बागमती, कमला बलान, ये सब सभी हिमालय से होते हुए निकलती है। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी पठारी भाग से नहीं निकलती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, महानंदा नदी जो है पठारी भाग से नहीं निकलती है। बाद में कि पुनपुन, पलामू, फल्गु, कर्मनाशा, ये सब पठारी भाग से निकलती हैं। तो इसका उत्तर तो हो जाएगा डी। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रवाह तंत्र को मुख्य आधार कौन सी है नदी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ये गंगा नदी। दोस्तों, अभी जस्ट बताएं हम आपको, गंगा नदी जो बिहार के 2 भागों में बांटती है, और बिहार के जितना भी छोटे नदी हैं पूरे जो है गंगा नदी में कहीं न कहीं मिली हुई है। तो इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की नदियों को जल प्रवाह स्थिति व दिशा के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के अधिकांश नदियों का जल स्रोत कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र है। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की कितने प्रतिशत जनसंख्या मुख्य नदियों पर निर्भर करती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये 80% जो है जो जनसंख्या मुख्य रूप से नदियों पर निर्भर करती हैं। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी वर्ग किलोमीटर है? दोस्तों, आपको हम बताए थे, ये गंगा नदी की कुल लंबाई जो है ये 25 मतलब किलोमीटर, 2525 किलोमीटर है। जबकि हमको पूछ रहा है बिहार में कुल लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाए, देखिए, 445 जो है बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई है। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाए दोस्तों, ये भी मतलब ये 15,165 जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, मतलब बहती हैं। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये चौसा में जो है बिहार में गंगा नदी प्रवेश करती हैं। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है?
दोस्तों ये हमको पूछ रहा है बिहार में, जबकि अगर पूछ लिया जाएगा गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है तो हो जाएगा यमुना। लेकिन अगर बिहार में पूछ लिया जाएगा तो उसका उत्तर हो जाएगा कोसी नदी दोस्तों। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक साल जो कोसी नदी से बाढ़ आती है इससे बहुत सारे जान माल की हानि होती है, इसलिए उसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, देखिए ये खगड़िया के निकट जो है ये कोसी नदी जो है गंगा नदी में मिलती है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? अभी जस्ट बताए हैं कोसी नदी जो है जो बिहार में अपना मार्ग बदलने में ये मतलब प्रसिद्ध कह सकते हैं, कुख्यात कह सकते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है? हमको गंडक नदी पूछ रहा है, मतलब गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये देखिए पटना के निकट जो है गंगा मतलब गंडक नदी जो है मिलती है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? मतलब पुनपुन नदी के बारे में पूछ रहा है, ये कहाँ मिलती हैं? तो ये हो जाएगा फतुहा के पास जो है पुनपुन नदी गंगा नदी में मिलती है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा देखिए जमुई में जो अजय नदी का उद्गम स्थल है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री श्रेणी में जो गंगा नदी के उद्गम स्थल है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का उद्गम स्थल जो है ये अमरकंटक है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रवाह तंत्र की सरिताओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, महानंदा नदी किस नदियों को अपने में मतलब मिला लेती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मतलब मयूराक्षी, अजय, दामोदर उपयुक्त सभी हो जाएगा, तो उसका उत्तर हो जाएगा डी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी देवहा और गोगरा के नाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये घाघरा नदी जो है बिहार में देवहा और गोगरा के नाम से भी जानी जाती है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, घाघरा नदी बिहार में कितने किलोमीटर बहती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 83 किलोमीटर। दोस्तों बुक में कुछ और था तो इसको हम सही किए हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, छोटी गंडक, खौनी, झरही, दाहा, सोंडी आदि बिहार की किस नदी के सहायक नदियाँ हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये घाघरा नदी के ये सभी नदियाँ, मतलब छोटी गंडक, खौना, झरही, दाहा, ये सभी जो है घाघरा नदी के सहायक नदियाँ हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, गंडक की सहायक नदियाँ हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये मनौर, भौसा, घामती उपयुक्त सभी हो जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा डी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, वेलोर, पांडाय, यूरिया, तिलौर, हरहा आदि बिहार की किस नदी के सहायक नदियाँ हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बूढ़ी गंडक। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर के क्षेत्रों में किस नदी की बाढ़ से खतरा बना रहता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये बागमती नदी से। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सप्तकोशिकी कहते हैं दोस्तों। इसलिए कोसी नदी को सप्तकोशिकी कहते हैं क्योंकि नेपाल में जो है 7 नदी से मिलकर ये कोसी नदी बना है। फिर कोसी नदी बनते हुए हमारे बिहार में प्रवेश करती है और ये अंत में गंगा में जाकर मिल जाती है, इसलिए उसे सप्तकोशिकी के नाम से भी जाने जाते हैं।
इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, नागढ़, बालासंग, भंगा, रत्ना, मेची आदि बिहार की किस नदी के सहायक नदियां हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये महानंदा नदी की ये सहायक नदियां हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा मनिहारी के पास जो है महानंदा नदी जो है गंगा नदी में मिलती है। इस सबको याद रखें। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? ये भी प्रश्न ऑलरेडी बिहार के बीपीएससी में क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है। उसका उत्तर हो जाएगा नवादा जिले में ककोलत जलप्रपात है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, तमासीन जलप्रपात किस नदी के धारा से बनी है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा महाने नदी की जो जलधारा से बनी है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, शुक्लद्री जलप्रपात किस नदी की धारा से बनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कन्हड़ नदी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कर्मनासा जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये बक्सर जिला में ये कर्मनासा जलप्रपात स्थित है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कांवर झील बिहार के किस जिले में है? ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत बीबिया है, ऑलरेडी प्रश्न ये सब बना हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये बेगूसराय जिला में ये है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, बिहार की नदियों गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि के मार्ग परिवर्तन से कई झीलों का निर्माण हुआ है। स्थानीय भाषा में से क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये मन कहते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना रहता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 87 डिग्री सेल्सियस जो है ये राजगीर का ब्रह्मकुंड है, इसका तापमान रहता है। ये गर्म पानी रहता है यहाँ पे इस ब्रह्मकुंड में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी बिहार की किस नदी का औसत धारा गति सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये देखिए बूढ़ी गंडक के जो है प्रवाह सबसे अधिक मतलब औसत धारा जो है अधिक है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सहरसा जिला में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ये पलामू की चोरहा पहाड़ी से उद्गम स्थल है पुनपुन नदी की। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये देखिए फल्गु नदी जो गंगा नदी में नहीं मिलती है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 260 किलोमीटर। ये बिहार में कोसी नदी कुल लंबाई है। बिहार में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोसी नदी सबसे अधिक जो अपना मार्ग परिवर्तन करती है। कमला किस नदी के सहायक नदी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये कमला जो है कोसी नदी की सहायक नदी है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में कौन शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा देखिए सोन नदी जो है उत्तरी मैदानी से गंगा में नहीं मिलती है, ये दक्षिणी नदी जो भाग से गंगा नदी में मिलती है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कमला नदी किस स्थान पर जो बिहार में प्रवेश करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जयनगर में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। दोस्तों इससे आगे जो मेरा प्रश्न है सिंचाई परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए देखिए इसमें सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा देखिए यहाँ से
वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा का असमान वितरण, फसलों की अधिक आवश्यकता। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कितने लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 54.93 जो लाख हेक्टेयर जो है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं? तो इसके उत्तर हो जाएगा नहर भी हैं, नलकूप भी हैं, आहार भी हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कुल अंतः भौम जल स्तर में बिहार का प्रतिशत क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 5%। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का वार्षिक वर्षापात का औसत क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1013 मिमी मतलब मिलीमीटर। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का निवल बुनाई का क्षेत्र कितना हजार हेक्टेयर है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 51.67.2 मतलब हजार हेक्टेयर है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार का सकल बुआई का क्षेत्रफल कितना हेक्टेयर है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 7406.4 हजार हेक्टेयर है। तो उसका उत्तर हो जाएगा बी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित वाला है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अरवल जिला। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, नहर सिंचाई में बिहार के अग्रणी जिले कौन हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये देखिए रोहतास भी होगा, पश्चिम चंपारण भी, औरंगाबाद भी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नलकूपों द्वारा सिंचाई में बिहार के अग्रणी जिला कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये देखिए पटना भी, मुजफ्फरपुर भी, कटिहार, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, आहर पाइन सिंचाई में बिहार के अग्रणी जिला कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये गया, नवादा, जमुई, उपयुक्त सभी होगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में जल के स्रोत हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा धरातलीय जल, भूमिगत जल, वर्षा का जल, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार के मैदानी भाग में कौन सा जल संसाधन सर्वाधिक हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये भूमिगत जल होगा। इसी में आइए हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी बिहार के किन नदियों द्वारा निकाली गई नहरों से सिंचाई की जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाए देखिए गंडक नदी से भी, कोसी नदी से भी और कमला नदी से भी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसका उत्तर हो जाएगा डी। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पूर्वी भाग में। इसमें देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, लघु सिंचाई परियोजना कहलाती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाए देखिए 2 लाख एवं इससे कम हेक्टेयर की सिंचाई परियोजना को लघु सिंचाई परियोजना कहा जाता है। तो इस प्रकार उसका उत्तर तो हो जाएगा सी। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, मध्यम सिंचाई परियोजना कहलाती हैं? इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 2 से 10 लाख हेक्टेयर वाली सिंचाई परियोजना को मध्यम सिंचाई परियोजना कहलाती हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बृहत सिंचाई परियोजना कहलाती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 10 लाख हेक्टेयर वाली सिंचाई परियोजना को जो है बृहत परियोजना कहलाता है या कहलाती हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भौगोलिक तथा जल सुविधा के दृष्टिकोण से बिहार को कितने श्रेणी में बांटा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 2 भागों में ये बांटा जाता है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में नहर प्रणाली थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सोन नहर प्रणाली। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रकार के नहरें हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 2 प्रकार के नहरें हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है,
किस प्राचीन धार्मिक ग्रंथ में उल्लेख है कि बिहार में नहरों के माध्यम से कृषि की जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाए पुराण के माध्यम जो है प्राचीन ग्रंथ से में वर्णन किया गया है जो बिहार में नहरों के माध्यम से कृषि की जाती थी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में आधुनिक नहरी सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 1874 ईस्वी में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सोन की नहरें किन जिलों को सिंचित करती हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ये पटना, गया, शाहाबाद उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये 1904 ईस्वी में जो है त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कोसी नदी परियोजना किस वर्ष नेपाल की सहमति से हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 1954 में जो है कोसी नदी परियोजना नेपाल की सहमति से हुआ था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा गंडक परियोजना जो है बिहार एवं उत्तर प्रदेश का संयुक्त परियोजना है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कुल सिंचाई संभवनीयता का कितना प्रतिशत बिहार में है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ये देखिए 7.34% है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में नलकूपों द्वारा कितने लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 34.88 लाख हेक्टेयर भूमि जो है नलकूपों से सिंचाई की जाती है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा देखिए समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नलकूप होगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये गंडक नदी से त्रिवेणी नहर में जो है पानी सप्लाई की जाती है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भोजपुर जिले में स्थापित दुर्गावती जलाशय परियोजना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कितने बहुउद्देशीय परियोजना प्रमुख हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 3 बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कोसी नदी घाटी परियोजना किस परियोजना के अंतर्गत आते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, गंडक नदी घाटी परियोजना है ये मतलब कौन नदी लघु है, माध्यम है, बहुउद्देशीय है? तो उसका भी उत्तर हो जाएगा बहुउद्देशीय परियोजना है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कोसी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 1955 ईस्वी में कोसी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत हुआ था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कोसी नदी घाटी परियोजना किस सरकार की परियोजना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये देखिए यहाँ से भारत सरकार के भी, नेपाल सरकार के और बिहार सरकार तीनों की सम्मिलित जो परियोजना है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना उपयुक्त हो जाएगा सभी। देखिए दोस्तों इसमें जो मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिहार में मृदा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव मिट्टी निर्माण, दोस्तों गलत लिखा गया यहाँ पर निर्माण होगा। तो मिट्टी निर्माण के कारक हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाए देखिए यहाँ से आधारभूत चट्टान भी होगा, जलवायु भी होगा, स्थलाकृति उच्चावास उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसी में देखिए
मृदा समेत। हमारा जो अगला प्रश्न है, मिट्टी के महत्व को वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2015 में। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार की किस भाग में प्राचीन काल में निर्मित चट्टानों पर आधारित मिट्टियाँ सीमित रूप में पाई जाती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये दक्षिणी भाग में। इसमें देखिए हमारा अगला प्रश्न है, गया जिले में किस काल के चट्टानों से प्रभावित मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मध्य भाग की चट्टानों से। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राजगीर, क्यू, नवादा, बांका में किन चट्टानों से प्रभावित मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अग्नि चट्टान भी होगा, सेल चट्टान भी होगा और क्वार्टजाइट चट्टान, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के विशाल मध्य मैदानी भाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का बना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 90% जो है बिहार में जलोढ़ मिट्टी से बिहार की मिट्टी बना है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 3 भागों में बांटा गया है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी बिहार की मिट्टी को मिट्टियों को कितने वर्गों में उप विभाजित किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 4 उप विभाजित में, विभाजित नहीं बल्कि उप विभाजित बता रहे, इसमें 4 उप विभाजित में बांटा जाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, गंडक, बागमती, कमला, कोसी एवं महानंदी की घाटी के बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये भांगर, भांगर मिट्टी, जो जलोढ़ मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। इसको आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टियों को कितने वर्गों में उप विभाजित किया जाता है? उत्तरी जो है भाग के जो मिट्टी है उसको 4 जो उप विभाजित में बांटा गया है, लेकिन दक्षिणी बिहार में हमको पूछ रहा है तो दक्षिणी बिहार के मैदान को कितने उप विभाजित में बांटा गया है? तो उसका उत्तर हो जाएगा 2 में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के दक्षिणी सीमांतर पहाड़ी क्षेत्रों में किस रंग की मिट्टी पाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लाल मिट्टी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती हैं? तो देखिए दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पूर्णिया, दरभंगा, सहरसा, उपरोक्त सभी होगा। जिस जिला में अधिक बाढ़ आएगी उसी एरिया में नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उसी को खादर कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहते हैं। इसको आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के कागड़ी भाग में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये दोमट मिट्टी पाई जाती है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बल सुंदरी दोमट मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सहरसा भी, दरभंगा भी, मुजफ्फरपुर भी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, टाल चौर मिट्टी बिहार में कहाँ पाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पटना, बक्सर, भागलपुर, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बलथर लाल पीली मिट्टी बिहार में कहाँ पाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कैमूर। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, दलदली मिट्टी बिहार के किस जिला में पाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा किशनगंज जिला में भी, सीतामढ़ी जिला में भी, सुपौल जिला में, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में बल सुंदरी दोमट मिट्टी का प्रधान फसल क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा धान, गेहूँ, गन्ना, तम्बाकू, मक्का, ये सभी होगा। तो इसको याद रखिए आप। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कौप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये भागलपुर जिला में कौन मिट्टी अधिक रूप से पाई जाती है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये कछारी मिट्टी से बिहार में अधिकांश भाग जो है आच्छादित हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में दियारा मृदा तथा स्थला कीर्ति प्रधानता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खगड़िया में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में पर्वतपातीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भाबर के मैदान क्षेत्र बिहार के किस भाग को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग को बिहार के मैदान को जो भाबर का क्षेत्र भी कहा जाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये भारत नेपाल सीमा के समांतर में जो तराई प्रदेश विस्तृत हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार की कुल भूमि का कितना प्रतिशत समस्याग्रस्त है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 30%। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, बिहार में रासायनिक खाद की खपत में वर्ष 2013 से 14 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 19.85%। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, रासायनिक उर्वरकों की पूरी खपत में कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार में है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 75%। गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की मिट्टी हैं। तो अपूर्ण मिट्टी होगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये मुंगेर, भागलपुर, नालंदा उपरोक्त सभी होगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर सभी होगा। बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर का क्षेत्र को बिहार में भांगर मिट्टी का क्षेत्र भी कहते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये रोहतास एवं गया जिला में सबसे अधिक भांगर मिट्टी पाई जाती है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गंगा की घाटी भी, गंडक की घाटी, कोसी और महानदी की घाटी उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये नवादा जिले में ये अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान कौन सी मिट्टी में नहीं पाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये बलथर मिट्टी जो है गंगा के उत्तरी मैदान में नहीं पाई जाती हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान के पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये खादर। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 से 12 की रिपोर्ट अनुसार बिहार की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूमि बंजर एवं अकृषि है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4.6% जो है भूमि योग्य भूमि नहीं है पूरे बिहार की भूमि का। वर्ष 2011 से 12 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत भूमि बंजर अकृषि हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये बांका जिला में। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 1500 से 3000 मीटर।
दोस्तों इससे आगे जो मेरा प्रश्न जो है पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता का संरक्षण अगला वीडियो में होगा। इसको हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।